बच्चों, आज हम पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। अब वर्ण अर्थात अक्षर, सभी को पता है वर्ण हमने पढ़े, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो हिंदी के हम स्वर व्यंजनों से ही हमारा परिचय होता है। स्वर व्यंजन सीख के फिर हम मात्राओं का अभ्यास करते हैं और उसके बाद हम शब्द बनाना सीखते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर स, उ, र, अ, ज, अ, सूरज। तो वर्णों के विच्छेद करने के बाद हम उसको कैसे मिलाकर पढ़ते हैं। अब स में आपको मालूम है बड़ा ऊ जुड़ा तो सू बन गया, तभी तो सा पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। और ऐसे ही फूल देखिए, फा प्लस ऊ प्लस धन ल धन आ, ये फूल बन जाता है। ऐसे ही राघव का नाम, तो इसके वर्णों के विच्छेद कर दिया गया। वर्णों का विच्छेद मीन्स वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है। तो इससे हमें सूरज में 6 ध्वनियाँ आई हैं, फूल में 4 ध्वनियाँ और राघव में 6 ध्वनियाँ हैं। ये इन ध्वनियों के मेल से ही बना है। इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखिए, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। मान लो हमने म बोला, म, अब ये पूरा म है। अब हमेशा याद रखें कि म के साथ अ जुड़ा रहेगा और इसमें हलंत लग जाएगा, ये आधा म हो गया। स्वरों को बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता सहायता नहीं ली जाती, पर व्यंजनों को बोलते समय स्वर की सहायता ली जाती है। मान लो हमने क बोला, क, अ निकल रहा है पीछे, ख, ग, घ, ऐसे हर व्यंजन में अ स्वर लगा हुआ है। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, परंतु स्वरों को बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती। अ, ई, उ ये खुद अपने ही है। तो अब देखिए, जैसे हमने सूरज के वर्ण विच्छेद कर दिया, परंतु वहाँ पर ध्वनि तो है। तो ध्वनि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या? अक्षर। वर्णमाला, वर्णमाला आपने सबने पढ़ी है। अब किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रम से ही पढ़ी है ना, छोटे आ के बाद फिर बड़ा आ आएगा। अब इसमें दी हुई है हिंदी की वर्णमाला। अब स्वर कितने हैं? अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये स्वर हैं आपके। 11 स्वर होते हैं और यहाँ पर 2 अयोगवा हैं। अयोगवा कहते हैं जो अ का योग वहन करें, जैसे अंग और आह। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को अनुनासिक। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, व्यंजन आपके क वर्ग, क, ख, ग, घ, अड़ा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, क्षत्र, ज्ञ और श्र। ये व्यंजन देखिए, आपने यहाँ पर देख लीजिए, हमारे 33 व्यंजन हैं, जिसमें ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। क्षत्र, ज्ञ और श भी अब संयुक्त व्यंजन में ही माना जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पेज पलटिए इसमें। अब वर्णों के भेद। वर्णों के भेद हमने पढ़ लिए। वर्णों के 2 भेद हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर
हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। आजकल अंग्रेजी का अ ध्वनि को भी हिंदी में स्थान प्राप्त है। हिंदी में बहुत सारे आगत ध्वनियां हैं, आगत जो आई हुई हैं दूसरी भाषाओं से, जैसे डॉक्टर। अब डा में भी अ निकाल के अंग और आह संयुक्त ध्वनियां हैं। इनमें स्वर और व्यंजन का मेल है, इसलिए इन्हें स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अंग में आ के साथ ये जितने भी न म ये पंचमाक्षर हैं, ये नासिक के व्यंजन का उदाहरण है। अह में आ के साथ ह का उच्चारण होता है, जैसे अह। तो आपको स्वर समझ में आए? अब देखिए स्वरों के भेद जान लेते हैं। स्वरों उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद माने गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे संख्या में 4 होते हैं। छोटे ह्रस्व मीन्स छोटे, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये 4 जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर कितने हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ मीन्स बड़े। ये संख्या में 7 हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए और ए दोनों, ओ और औ दोनों। ठीक है। अब प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्राय किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे ओम, ओम आदि। आजकल प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता। अब देखिए जैसे आप भैया जोर से आवाज लगा के बुलाते हैं तो इसमें 3 अक्षर आ जाता है 3 बार, इसलिए इसको प्लुत स्वर भी कहा जाता है। अब अयोगवाह, स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त वे वर्ण जो स्वरों के बाद लिखे जाते हैं तथा वर्णों की सजातीय और विजातीय श्रेणी सजातीय योग न होने के कारण अयोगवाह कहलाती है। जैसे देखिए अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुंह और नाक से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुंह और नाक से हवा बाहर निकलती है। जैसे इनके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जैसे आँख, कांच, मांग। अब इनमें चंद्रबिंदु लग जाता है, इसीलिए ये नाक और मुंह से बोले जाते हैं और इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। अब अनुस्वर को देखें। अनुस्वार जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के लिए बिंदु लगाया जाता है, जैसे बंदर, लंगर, संग, कंचा, पंखा। इसमें खाली हवा के द्वारा नाक हवा के द्वारा ही बाहर निकलती है और जोर भी ज्यादा लगता है। अनुनासिक और अनुस्वार में अब देखिए अंतर क्या है। अनुनासिक का उच्चारण करने में हवा मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है, किंतु अनुस्वार में उच्चारण के समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी सी भी असावधानी से अर्थ बदल जाता है, जैसे हंस और हंस। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। हंस मानसरोवर में मिलते हैं। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है।
एक पर अनुनासिक है और एक पर अनुस्वार। परंतु अगर हमें पता ही नहीं है अनुस्वार कहाँ पर प्रयोग होगा और अनुनासिक, तो हमसे गलतियां हो जाएंगी और गलतियों में तो हमारे नंबर कटते ही हैं। अब देखिए विसर्ग। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय आधे ह की ध्वनि निकलती है, जैसे अतः, नमन, फलतः आदि। अब स्वरों की मात्राएं तो आप जानते ही हैं, सभी मात्राओं का तो हमने अध्ययन कर रखा है। जिन स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर, जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो स्वरों की मात्राएं ही लगाई जाती हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की निश्चित मात्राएं हैं। जो देखिए अ की मात्रा नहीं है, इसका शब्द बना महल, महल, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। अब आ की मात्रा लगाकर मामा, छोटी ई की मिर्च, बड़ी ई मीनार, छोटे ऊ की मात्रा मुट्ठी, बड़े ऊ की मूंग। अब री से ऋषि मृदुल, ए मेला, मैना, और ओ की मात्रा मोना, और औ मौसम। अब ये स्वर की मात्राएं हो गई। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। अब हर एक व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे क अगर हम बोलेंगे, अभी मैंने आपको बताया था उदाहरण देके कि म हमने बोला तो इसमें अ स्वर लगा हुआ है। ऐसे ही अगर हम क बोलेंगे तो इसमें हलंत लग जाएगा और ये अ अलग हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे क तो ये क ही है पूरा। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये इस प्रकार अलग भी हो जाएगा। अब ऐसे ही ख और ग, हिंदी भाषा में इनकी संख्या 35 है। व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन थे। श और ढ दोनों मिल गए तो अब 35 व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 होते हैं। अब व्यंजनों के भेद पढ़ लेते हैं। अभी हमने स्वर के भेद पढ़े, वर्णों के भेद पढ़े, फिर स्वर के भेद पढ़े। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर अयोगवा हमने पढ़े। अयोगवा अ के योग से वहन करने वाले, अनुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग। फिर हमने स्वरों की मात्राएं पढ़ी। अब हम व्यंजनों के भेद पढ़ेंगे। व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद माने गए हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन और तीसरा अंतस्थ व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन क से लेकर म तक व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, अड़ा, 5 हो गए। ऐसे ही क के बाद च वर्ग, फिर प वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब इसमें वर्ग कौन सा आ जाएगा? अब क वाली लाइन, क, ख, ग, घ, अड़ा, ये क वर्ग। अब क, ख, ग, घ क वर्ग हो गया। फिर च, छ, ज, झ, य, च वर्ग। फिर ट, ठ, ड, ढ,
अण, फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये प वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, इस तरह से ये वर्ग बन जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 वर्गों में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 5 वर्गों में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब 5 5 करके 25 हो गए। अब देखिए इसमें अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ ये संख्या में 4 होते हैं क्योंकि ये अंत में स्थित होते हैं। त, य, र, अंतस्थ व्यंजन देखिए, ख है आपका अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं य, र, ल, व। ये संख्या में 4 होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। और ये अब इनके उच्चारण में जीभ का स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग से नहीं होता, इस कारण उच्चारण में हवा कम टकराती है। ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां हैं, अतः इन्हें अंतस्थ, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4, य, र, ल, व। अब देखिए तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। नाम से ही स्पष्ट होता है कि इनमें ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा वो कहते हैं गर्मी को। ऊष्म व्यंजन ये भी संख्या में 4 होते हैं। श, 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 ह। ये संख्या में 4 होते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। अब इनके उच्चारण में जीभ देखिए, इनके उच्चारण में मुख वायु, श्वास वायु मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसमें श्वास वायु जो है वो मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए श, 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 हा, इन चारों को बोलते समय एक ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों आपने व्यंजन के भेद देख लिए। पहला आपका भेद है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या कितनी है? 25। जो भी पूरा का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और अपना दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन के अंत में स्थित होते हैं, बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन ये इनके उच्चारण में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। श, 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 हा, ये भी संख्या में 4 ही होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन एक से अधिक
व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त रूप से बनते हैं मेल से। इनकी संख्या 4 है। ये 4 है। अब देखेंगे क्ष, त्र और ज्ञ और श्र। अब ये कैसे बनेंगे? ये संयुक्त मेल से बने हुए हैं, जैसे क और श के मेल से क्ष। अब इनसे वर्ण बनता है, शब्द बनेंगे क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षमा। अब त्र, त और र के मेल से बनता है त्रिशूल। ज्ञ, ज और इ के मेल से बनता है ज्ञ। श और र के मेल से बनता है श्र। त्रिकाल। अब इसमें देखिए ज्ञान, आज्ञा और श्र से श्रम, आश्रम। ये आपके संयुक्त व्यंजनों के संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं और ये क्ष, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। क का निर्माण कैसे हुआ, त्र का निर्माण कैसे हुआ, ज्ञ का, ये आपको मैंने बताया। अब हम देखेंगे द्वित्व व्यंजन। नाम से ही स्पष्ट है, 2 रूपों में बनते हैं द्वित्व व्यंजन। व्यंजन द्वित्व 2। अब जब एक वर्ण 2 बार मिलता है, उस मेल से बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए गद्दा, इसमें द का यूज 2 बार है, ये द्वित्व व्यंजन है ना। जैसे पट्टी, टा का 2 बार यूज है, ये द्वित्व व्यंजन है। ऐसे ही डब्बा या डिब्बा, तो बा का 2 बार यूज है, ये द्वित्व व्यंजन है। ऐसे जितने भी हैं, ता, पत्ता, ये 2 बार आया है इसका प्रयोग, तो ये द्वित्व व्यंजन है। गत्ता, पत्ता, गत्ता, लत्ता, ये द्वित्व व्यंजन है। ऐसे ही का, मक्का, इसमें भी 2 का प्रयोग है, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए इसमें हमें र का विशेष प्रयोग कैसे होता है। अब ज, इतना याद रखें बच्चों कि ज और फ अंग्रेजी और फारसी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मजदूर, मजदूर नहीं बोलेंगे, मजदूर नहीं बोलेंगे, मजदूर। नुक्ता, उर्दू का रफू, बिजन, फादर, ये अंग्रेजी का है। हलंत का चिन्ह मैंने आपको बताया, जब वर्ण अलग करेंगे तो आधा रह जाएगा तो उसे
हलंत लगा दिया जाएगा। हलंत स्वर के न होने की सूचना देता है। सभी मूल व्यंजन स्वर के बिना होते हैं, इसलिए उनके नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें हटा देने से भी व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। जैसे ग का देखो, आधा ग, घ, च, ज आदि। अब र का विशेष प्रयोग। र के साथ हलंत का चिन्ह नहीं लगता, इसलिए स्वर रहित र को अगले स्वर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे र का प्रयोग कितने होते हैं, देखिए र का प्रयोग, जैसे र का प्रयोग पहला आपका दिया हुआ है कि र के नीचे हलंत नहीं लगता। पहला क्या रूप है इसका, र के नीचे हलंत नहीं लगा सकते, ये होता नहीं है। इसलिए जब हम नर्स लिखते हैं तो र ऊपर चला जाता है। नर्स, फर्श, कर्ज, शर्म, और जिस अक्षर पे आता है, न बीच में आ रहा है तो अगले अक्षर पे ही लगता है। जैसे नर्स, फर्श, कर्ज, शर्म। अब जब र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो वो पाई में टेढ़ी रेखा के रूप पर, जैसे अब ये र का रूप देखते हैं आप, जैसे प्रेम, क्रेन, ये भी र का रूप है। और एक ये गोल गुंडियों में लगता है, जैसे ट्रेन, ड्रम, ड्रैगन, ये गोल अक्षरों में ही लगता है। अब स्वर रहित स के साथ र होने पर, जैसे श्रम, ये श में ये लग गया र। जैसे आपको मैंने बताया प्रेम प्रकार में, ऐसे ही त और र होने पर त्र हो जाएगा। ऐसे ही त्र, त, त्र, और ऐसे ही स के साथ र का प्रयोग, श्र, सहस्त्र, श्रोत, और र के साथ उ तथा उ की मात्राएं बीच में लगती हैं। रा पर कभी भी नीचे मात्रा नहीं लगती। जैसे पुरुष और रूप, छोटा उ, बड़ा उ की मात्रा र पर हमेशा पीछे लगती है। अब देखिए वर्ण विच्छेद क्या होता है। किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियां व वर्णों, किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग लिखने को वर्ण विच्छेद या ध्वनि विश्लेषण कहते हैं। अब इसमें वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों को अलग करना, वर्णों को अलग करना। ठीक है। अब वर्णों को कैसे अलग करते हैं। मान लो आपने लिखा अमन, अमन। अब अ में तो कोई भी शब्द अलग नहीं हो रहा। म में क्या गया, अ, न प्लस, ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। अ, म, न आपके बुक में भी दिया हुआ है। अब ऐसे देखिए अजगर का भी दिया है, अ और ज पे अ लगेगा, ग पे भी लगेगा और र पे भी अ आएगा, क्योंकि ये व्यंजन है। ऐसे ही माचिस देखिए, म में अ की मात्रा लगी हुई है, माचिस। म में अ अलग हो जाएगा क्योंकि ये मात्रा इसमें
लगी हुई है, और माँ अलग हो गया। अब देखिए चा में कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की, इसलिए ची स प्लस अ, ये माचिस का संधि विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद। ठीक है, ऐसे ही कांच का हो जाएगा, ऐसे ही मित्र का हो जाएगा बच्चों। और इसी प्रकार कंघा, क प्लस अ, और क्योंकि अ में कंघा कौन सा आया है, ड़, तो वो विच्छेद अलग करके हम लिखेंगे। फिर घ पे आ की मात्रा है तो अ लिख देंगे। तो आपको कुछ समझ में आया बच्चों? मैंने आपको समझाया सबसे पहले कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? क्रमबद्ध समूह को। स्वर ध्वनियां बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती हैं और स्वर मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। व्यंजन सदा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, सबसे पहले होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की मात्रा मैंने कितने बताए? स्पर्श व्यंजन 25, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पा वर्ग और त वर्ग, 25 होते हैं ये। और अंतस्थ व्यंजन जो स्वर और व्यंजनों के बीच में पाए जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ य र ल व, और ऊष्म भी 4 ही होते हैं, श श श और ह। और छ त्र ज्ञा और श्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और द्वित्व व्यंजन 2 समान व्यंजन, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और ज और फ जो है वो आगत व्यंजन है। इन्हें उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक और अनुस्वार के प्रयोग में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब र के हमने प्रयोग देखे। र एक विशेष वर्ण है, इसके भी प्रयोग देख लिए हमने। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? वर्ण विचार में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। अगली चीज़ें हम अगले वीडियो में देखते हैं।